सविता जी, जब आपको पता चला कि आशु में नेता वाले गुण हैं। हाँ, वो जब छोटा था उसे तभी से उसे नेतागिरी की लगती रहती थी। लेकिन हम इसके दादाजी भी हम भी यही कहते रहते थे कि हमारे घर में तो कोई दूर तक भी रिश्तेदारी में भी कोई नेता नहीं है, तो ये हमारे घर में नेता कहाँ से पैदा हो गया। पर लेकिन अच्छा लगता था उस समय, तो ये लगता था कि चलो सब इतने बड़े बड़े लोग सुनते रहते हैं तो हमारा बेटा भी कल कुछ बनेगा तो इसलिए हमें भी खुशी होती थी। पर आज बन रहा है तो और भी ज़्यादा गर्व है और खुशी भी हो रही है जी। सविता जी, जब आशु ने पहली बार पैसे कमाए और आपके हाथ में रखे तो आपको कैसा लगा? जब पहली कमाई लाया तो मुझे बहुत गर्व हुआ अपने बच्चे पे कि इतनी छोट, पर दुख भी बहुत हुआ कि जो इसकी मतलब पढ़ने लिखने खेलने कूदने की उम्र है उसमें ये मेहनत करने लगा था, क्योंकि इसके पापा बीमार हो गए थे तो इस वजह से इसने शुरू से ही जल्दी मेहनत शुरू कर दी। तो इस वजह से इसने, और जब पहली कमाई मुझे कमा के लाया तो वो मैंने आज भी संभाल के रखे हुए हैं। इसकी एफडी की हुई है उन 2000 रुपये की, जो सबसे पहले इसने 2000 रुपये लाया था सबसे पहले, छोटी सी। जिंदगी की अनकही कहानियां, सविता पाठक की जुबानी। दर्शकों, जब भी हम किसी कामयाब व्यक्ति को देखते हैं तो उसको जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी सफलता के पीछे कौन है, और जब हमें वो मिल जाते हैं तो हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आज हमारे सामने ऐसी ही शख्सियत हैं जिस प्रेरणा से आपको हम मिलवा रहे हैं, वो है सविता पाठक जी। सविता पाठक जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका लाइफ विद मधु शो में बहुत बहुत स्वागत है। सविता जी, आज आपको लोग आशु पाठक की माँ के रूप में जानते हैं और आपको सम्मान देते हैं, और यह आपको कैसा लगता है, इस तरह का सम्मान मिलता है इसको देखकर, इसके बारे में आप हमें बताइए। हाँ जी, मैं आशुतोष पाठक की माँ हूँ और ये मेरा बेटा, मुझे बहुत गर्व है अपने बेटे पर, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब सब इसके लिए अच्छा बोलते हैं, इसकी बड़ाई करते हैं और इसके कामों को मुझे बताते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव होता है कि हाँ ये मेरा बेटा, मुझे बहुत गर्व की बात है। सविता जी, जब आशु पैदा हुए और आप दोनों पति पत्नी ने मतलब सपने में सोचा होगा कि हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, और जहाँ तक मुझे एक फिल्म का गाना भी याद आ रहा है कि पापा कहते हैं बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा, तो इसके बारे में भी आप बताइए। हाँ, इसके पापा तो गाते थे। ये भी सही बात है कि मेरा बेटा काम भी कर रहा है और नाम भी कर रहा है, और हम दोनों के सपने भी साकार कर रहा है जी। हाँ, और इसके पापा की यही तमन्ना भी थी कि मेरा बेटा जो मैं नहीं कर पाया शायद वो मेरा बेटा बहुत कुछ करेगा और बहुत कुछ बनेगा। जी। सविता जी, जैसे बाल्यावस्था के बारे में अगर हम आपसे जानना चाहें आशु की, तो आप मतलब उनके बचपन में उनमें किस तरह के गुण आप उनको सिखाना चाहती थी, और आप उनको मतलब किस तरह से बनाना चाहती थी? बेसिकली उनके क्या सपने थे आशु के, और उनको क्या पसंद क्या नापसंद था, उनका व्यवहार कैसा था, इस बारे में बताइए। मेरे बेटे के सपने तो शुरू से ही बहुत अच्छे थे। हाँ, तो वो लेकिन कुछ ऐसे थे कि मोहल्ला पड़ोस ऐसा होता है, तो मुझे यही डर रहता था कि जैसे आजकल के बच्चे भाई सुपारी खाते हैं, गुटखे खाते हैं, ये खाते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता रहता था कि मेरा बच्चा कहीं इन चीज़ों में मोहल्ले पड़ोस के उसमें ना आ जाए। तो मैं इसे बाहर ही नहीं जाने देती थी, अपने मतलब अंदर ही रखते थे हम बच्चों को, ज़्यादा बाहर कभी ज़्यादा नहीं जाने दिया, और बस इन्हीं चीज़ों से बचाती थी, बेटे तेरे को बहुत अच्छा बनना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन ये सब नहीं करना है जैसे ये बच्चे सब कर रहे हैं। तो मैंने इसको कुछ नहीं खाने देती थी, तो ये कभी कभी गुस्सा भी करता कि ऐसे कोई होता है, लेकिन ये बहुत ही इस बात में बेहतर, मैं नाम ही करूँगा तुम्हारा, एक दिन देखना नाम ही करूँगा, तुम मुझे हर चीज़ से मत रोका करो। तो ये ऐसे बहुत करता था, लेकिन इसकी जो तमन्ना थी, और जैसे ये रहता था ना शुरू से ही, बचपन से इसकी ऐसी थी, जरा सी पैंट ऊंची हुई, ये हुआ, वाइट पैंट पहननी, जैसे इसे शौक ही ये थे, और आज शायद इसी इसमें आ गया है। इसके सपने आज साकार ही हो रहे हैं। सविता जी, कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और यहाँ पर एक माँ का हाथ है। और जब आशु ने स्कूल जाना शुरू किया और अपनी माँ की उंगली पकड़ के आशु चलता था, उस समय आपके जो संघर्ष की कहानी रही और
आशु ने अपना जीवन का अध्याय ये शुरू किया, तो उस समय भी क्या आप मतलब संघर्ष आपने किया और आपकी परिस्थितियाँ कैसी थी? उस समय तो ठीक थी, ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो बहुत अच्छा था, जी। उसके बाद धीरे धीरे हमारा रेडीमेड का काम था, जी। तो जैसे उसमें घाटा आ गया काफ़ी, तो उसकी वजह से थोड़ी परिस्थिति मतलब गड़बड़ हो गई। जी। तो उसकी वजह से थोड़ा वो हुआ, पर मेरे बच्चे ने जब जैसे जैसे बड़ा होता रहा, पढ़ने लगा, तो बस यही था, इससे बार बार यही कहती रही, बेटा तेरे को ही पढ़ लिख के कुछ बनना है, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना पढ़ाई पे ध्यान दे। तो फिर इसने बहुत मेहनत की है जी। इसने। हाँ सविता जी, हमारे दर्शक आपसे इस बात को समझना चाहते हैं कि आशु के यंग होने तक आपका जीवन का संघर्ष कैसा था, और आप आशु के अंदर जो गुण देखना चाहते थे, जैसे उनकी कुशलता और विनम्रता, बड़ों का आदर करना, बड़ों को मान सम्मान देना, जीवन को लेकर उनकी दूरदर्शिता और लोगों की परख। जैसे मैंने इसमें, वो तो सब गुण तो थे इसके अंदर, लेकिन ये थोड़ा प्यार में ज़्यादा जल्दी आ जाता है। वो इसमें आज भी है और तब भी यही था। बस इसे यही समझाती रहती थी, बेटा फिर भी सोच समझ के दोस्त यारी बनाया कर, क्योंकि आजकल तेरे जैसे ही सब बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल। तो बस यही डर लगता रहता था कि मतलब ये कहीं गलत उसमें ना आ जाए बातों में, तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। पर फिर भी अपना इसे थोड़ा जल्दी प्यार में जल्दी आ जाता है, ये सबकी बातों में जल्दी आज भी आ जाता है। जी। और आशु की परवरिश को लेकर के बाकी परिवार के जो सदस्य, उनका व्यवहार कैसा था या नजरिया कैसा था? हाँ, वो सब अच्छा था, ऐसा नहीं था। इसके दादाजी को भी बहुत इस पे गर्व था, और कहते थे कि ये अपने दादा, उन्होंने अपने पापा का इसका नाम रख दिया था घर में, तो बस वो राय साहब ही से बोलते थे। हाँ, इसको राय साहब ही बोलते थे, और इसने वो राय साहब का नाम भी रोशन ही किया है, ये तो मेरे को लगता है। मैं ये कहती, हाँ। तो ये यही था कि मैं बस यही कहती रहती थी कि मतलब भाई ये एक दिन बहुत अच्छा बनेगा। जी। और ये नवाब साहब हैं, इसके दादा तो बस यही बोलते थे, तो नवाब साहब में किसी की कभी सुनेगा ही नहीं, अपनी चलाएगा हमेशा। और मेरे तो घर में कोई नेता पैदा भी नहीं हुआ, ये बचपन से जन कहाँ से नेता पैदा हो गया है। ये 10-12 साल का था तभी इसने एक बार राजनाथ जी थे, कौन वो, त्रिलोक त्यागी जी, उनको बुला के मनीष पंडित जी के बराबर में ही वहाँ पर उनकी वो भी करा दी। हाँ, प्रोग्राम करा दिया, इसके दादाजी को अपने ले गया, पहना के। गुण आपको आशु के अंदर बचपन से ही थे। तो इसलिए इसके दादाजी को भी बहुत वो रहता था। सविता जी, जैसे स्कूल हो गया आशु का, कॉलेज भी हो गया, और जब उन्होंने अपने जीवन का अगला अध्याय शुरू किया, जैसे व्यवसाय शुरू किया या नौकरी शुरू करी, तो उसका मतलब कैसे शुरू किया और आपने उनको क्या सीख दी? हाँ, मैंने बस यही कहा, बेटे कोई गलत काम मत करना, और कभी भी किसी से मुंह मत मोड़ना। हमें पैसे भी उधार लेने पड़े पर कभी मुंह मत मोड़ना, हमेशा बस मिलकर, और उनको ये ज़रूर कहना कि देर है लेकिन दूंगा ज़रूर, पर ऐसा कभी मत मुंह मोड़ना। बस हमेशा ये बात है, अच्छाई और अपना विश्वास सही रखोगे तो हमेशा आगे जाओगे। यही मैं हमेशा इसे समझाती रही, और इसने मेहनत बहुत की है, इसने पतंगे भी लगाई हैं जी, और इसने सेल भी लगाई है, शर्ट बेची हैं जी, और इसने बहुत और भी मेहनत की हैं। और इसकी सबसे पहली सैलरी में इसने मुझे ला के दी, वो तो मैंने आज तक भी, जब पहले दिन लाया 2000 रुपये, तो मैंने वो उठा के रखे हुए हैं आज भी। तो पहली सैलरी आशु ने आपको दी जैसे। हाँ, फिर उसके बाद ये बैंक बॉक्स, उसमें बैंड बॉक्स में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, यूनियन बैंक में, उनमें भी इसने काम किया। मोटी तनख्वाह तब ये वहाँ से अच्छी लाया। हाँ, तो इसने मेरे लिए चैन भी बनवाई, मेरी चैन खो गई थी। इसने सबसे कहा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, सोचो मत, और इसने मेरे को समय जितने में मतलब बनी, इसने ला के पहनाई। मैं इतना रोई थी उस समय, बहुत खुशी से कि मेरे बेटे ने मेरा नंगा गला नहीं रखा, और बस मुझे उसी समय विश्वास हो गया मेरा बेटा कुछ लायक बनेगा। जी। आशु, आपके लिए आपका भी लाइफ विद मधु शो में बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्ते आशु, जब आपने पहली कमाई आपके हाथ में आई, तो आपने मतलब क्या सोचा कि मतलब मैं इसको कैसे इस्तेमाल करूँगा और मैं किसको दूंगा? जब मैंने फर्स्ट बार बहुत छोटा सा काम करा तो उसमें मुझे कामयाबी मिली और मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुरंत अपने जो पैसे मैंने कमाए वो मैंने अपनी मम्मी को जाके दिए जी, और मम्मी मेरी बहुत खुशी, मम्मी मेरी रो पड़ी जी, मुझे भी रोना आया।
मगर मैंने मम्मी से एक ही बात कही, मम्मी आपका बेटा कभी हार नहीं मानेगा, परिस्थितियाँ जो भी रहे मैं मेहनत करूँगा। मेरे फादर को हार्ट अटैक पड़ गया था, पहले पैरालाइज हो गया था, उसके बाद हार्ट अटैक पड़ा, तो फादर की काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। उधर मेरे दादाजी को भी सेम हार्ट अटैक पड़ गया सेम डे। तो मतलब घर की परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई, अपनों ने मुंह भी मोड़ लिया था। मैं बस भगवान पे विश्वास था, मम्मी हमेशा मुझे अच्छा समझाती थी, तो बस मुझे एक भगवान पे विश्वास था, बाकी मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा। आशु, आपके संघर्ष और सफलता में आपकी माँ की क्या भूमिका रहेगी? सारा आशीर्वाद तो मेरी माँ का ही रहा, और इस दुनिया में माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। जो भी मुझे मेरी माँ ने सिखाया उस पर मैं आगे चला, और माँ ने मेरी हमेशा मुझे एक बात सिखाई हमेशा कि बेटा नीयत साफ रखो तो बरकत जरूर आपकी होगी। तो मन में मेरे कभी कोई चोर रहा ही नहीं। शायद आज उस भोलेपन का लोग बाग फ़ायदा भी उठाते हैं, मगर सब मेरी माँ ने ही मुझे समझाया। सविता जी, जब आपने सोचा कि आशु का घर बसाया जाए, तो आपकी अपनी बहू के लिए क्या उम्मीदें थी कि आपकी बहू कैसी होनी चाहिए? उम्मीदें तो बहुत थी जी कि 2 बहनें हैं, एक भाई अकेला था, छोटा था, जी। बहुत लाडला था। तो लेकिन कुछ हमारी भी गलतियां हैं और कुछ इसकी भी है, क्योंकि हम रिश्तेदारी में करना नहीं चाह रहे थे, जी और इसे रिश्तेदारी में ही लड़की पसंद आ गई। तो इसी वजह से हमने इसकी मतलब ना सुन के अरेंज मतलब नहीं कर पाए। जी। तो शादी के बाद फिर आशु की पर्सनल लाइफ और उसके कैरियर में क्या अंतर आया, क्या बदलाव आया? हाँ, वैसे तो सब सही है, बहुत अच्छा है, बहू भी मेरी बहुत अच्छी है। जी। शायद मैं ढूंढती तो ना ऐसी ढूंढ पाती, और हम दोनों की सास बहुओं की बनती भी बहुत है, हम रहते भी नहीं है सास बहू की तरह, और हम दोनों और इसी को वो कर देते हैं लेकिन यानी सास बहू की जोड़ी एक माँ बेटी की जोड़ी हो गई। और वैसे बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, और बढ़ाई है, और मेरी बहू भी अच्छी है जी। बहुत। और आशु की शादी के बाद, या फिर यूं कहें कि आपको अपनी बहू मिलने के बाद आशु के जीवन में आपकी भूमिका क्या हो गई? मेरी डबल हो गई है। मेरी तो बहुत अच्छी है, मैं ऐसा कह ही नहीं सकती जैसे आजकल की सासें या बहुएं कहती हैं करती हैं। हाँ जी। न मेरी बहू ऐसी है, न मैं ऐसी सास हूँ और मेरा बेटा भी मेरा बहू से पहले भी मेरा ध्यान रखता है, और बाद भी, और मेरे को बहू भी रखती है, तो मेरी तो डबल हो गया है। मैं इसमें बहुत खुश हूँ, और अब मेरी पोती आ गई तो उससे भी ज़्यादा। जी। आशु, आपकी सफलता के पीछे तो 2 महिलाओं का हाथ है, एक आपकी माँ का और दूसरा आपकी पत्नी का। तो जैसे मतलब आपकी वाइफ को आपकी माँ ने चुना या फिर आपने चुना? वाइफ को तो खैर मैंने ही चुना। एक्चुअली क्या था, मेरा रिश्ता आया था, मगर मैंने खुद ही मना कर दिया था कि मैं रिश्तेदारी नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि मैंने बचपन से देखा मेरे घर में मेरे चाचा जी और मेरी मम्मी की सिस्टर ही थी, मेरी मौसी जी थी। अच्छा। तो दोनों में काफ़ी लोग झोंक रहती थी दोनों बहनों में, तो मैं हमेशा यही चाहता था कि रिश्तेदारी नहीं जोड़नी। दोबारा से समझाइए, आपकी शादी का हमें समझ में नहीं आया कि आपकी शादी लव कम अरेंज थी या कम लव अरेंज थी? मेरी अरेंज का लव थी। एक्चुअली मेरा रिश्ता आया था, मगर मैंने खुद ही रिश्ते से मना कर दिया था। मगर जब मैंने सब कुछ देखा, मतलब लड़की अच्छी है और लड़के का व्यवहार अच्छा है, और काफ़ी चीज़ें मैंने जाके देखा, तो मुझे सब कुछ अच्छा लगा, तो मैंने उस रिश्ते से हाँ कर दिया। और मेरे कुछ परिवार के बड़े नहीं चाहते थे मैं शादी करूं, मगर मैं बचपन से अपनी एक जवान पे रहा। बस मैं यहाँ थोड़ा मम्मी का अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी मम्मी का, मेरी दोनों बहनों का बहुत मन था कि आशु की शादी में हम ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कि मैं छोटा था, मैंने छोटे होने के बाद अपने घर में एक बड़े का रोल निभाया। मेरे फादर बीमार थे, दोनों सिस्टर की शादी करी मैंने खुद। बस भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर। बस मैं एक अपनी, मुझे यही कमी लगती है कि मैं अपनी माँ का ये सपना पूरा नहीं कर पाया, और मैंने अरेंज मैरिज को लव मैरिज में बदल दिया, और मैं मंदिर में शादी करके, बिरला मंदिर में, और अपनी वाइफ को घर ले आया। और सविता जी, जैसे आशु ने अरेंज कम लव शादी की, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपके जो सपने थे, वो एक माँ का जैसे अरमान होता है कि हाँ अपने बेटे की शादी को लेकर के, तो आप उस बारे में बताइए कि फिर आपको कैसा लगा? वो तो हमारे बहुत ही अरमान थे इसकी शादी को लेके, दोनों बहनों के भी और इसके, क्योंकि छोटा भाई था और बहनें भी दोनों बड़ी, और बहनों की शादी भी इसने की है और बहुत अच्छी की है, और सबका हमारा भी ध्यान हर बात का रखता है। लेकिन बस हमारे अरमान यहीं पर इसने हमारी नहीं सुनी। उस समय हमने कहा था कि भाई बेटा
आराम से कर लेंगे शादी। छोटी बहन के डिलीवरी होने वाली थी, तो हमने कहा कि वे उसके पहले कुछ होने दे, फिर हम तेरी शादी अच्छे से करेंगे धूमधाम से, उन लोगों से बात करके। लेकिन इसने उस समय उन जो लड़की वाले थे उन्होंने कहा कि अभी शादी कर देते हैं। और मेरे कुछ यहाँ के रिश्तेदार थे ससुराल के, तो उन लोग नहीं चाहते थे कि हर खुशी इनके घर में मिले, तो इसी वजह से उन लोगों ने इसको मतलब थोड़ा वो कर दिया कंफ्यूज। और कहने लगे सगाई वगाई क्या करनी है, छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही चुन्नी उड़ा कर ले आते हैं। तो उस वजह से वो उन लोगों ने सबने फिर इसका साथ देके, चाचा ताऊ वगैरह जो थे दादाजी, तो वो इसे लेके और मंदिर में शादी करा दी और तब लेके आया। लेकिन दुख तो बहुत हुआ, सिस्टर भी नहीं आके बोली उस समय, माँ ने तो फिर भी भाई मेरा बेटा यही था, बेटियां अपने घर की थी उनको भी छोड़ के दुखी तो बहुत हुई, पर लेकिन इसका सब पूरा अच्छे से किया कि मेरे बेटे को फिर कोई परेशानी ना आए। ये तो पूजा पाठ का भी सब किया फिर मैंने। और लेकिन बहनें उस समय नहीं आई थी, वो बहुत परेशान थी भाई को लेके कि हमारे ये अरमान थे, उन लोगों ने क्या करा दिया और मेरे भाई ने हमने क्या करा दिया। भाई भी से भी नहीं बोली, काफ़ी दिन नहीं आई गई, बहुत दिन हमारे घर में बस ऐसे ही चलता रहा। पर मैंने तो सब स्वीकार कर लिया था कि अब मेरी कोई दूसरी बहू भी नहीं आएगी और मेरा बेटा भी यही है। फिर उन्हें भी धीरे धीरे समझाया, अब सब प्यार वही है, सब में आपस में सब मेरे घर का वही अच्छा है। मगर मैं अपनी माँ का, अपनी बहनों का सपना बहुत जल्दी पूरा करूँगा। मैं चाहता हूँ मैं एक राम विवाह कराऊँगा, अगर राम जी की मर्जी हुई तो, और उसमें अपना पूरा संपूर्ण विवाह करूँगा जिसमें कि मेरी माँ को और मेरी बहनों को अच्छा लगे। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, जैसे माँ के और बहन के अपने सपने होते हैं, तो शायद आप अब इनके वो सपने पूरे कर पाएँ राम विवाह में, अगर आप फिर से अपना विवाह करते हैं तो। और आपने मतलब ये जो शादी करी जैसे, तो कहीं ना कहीं सविता जी आपको आशु के ऊपर प्राउड फील होता होगा कि हाँ चलो हमारी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ, इस बात को लेके तो बहुत आता, तो शायद उतनी अच्छी हाँ नहीं। इस बात से तो मुझे आता है, लेकिन बस वो रिश्तेदारी ऐसी थी ना हमारी, उसमें रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। हाँ जी, कोई नहीं, तो कुछ रिश्ते मतलब हट भी गए हैं, काफी अलग हो गए हैं। बस यही दुख होता है कि मतलब इतने रिश्ते खराब हो गए, जिन रिश्तों को मैंने अच्छे से शुरू से ही बना कर रखा, तो इस वजह से ज़्यादा दुख होता है। और इन बच्चों को भी यही हमेशा सिखाया, यही संस्कार दिए कि रिश्तेदारी में कभी ना कोई काम करना और ना कभी किसी से ज़्यादा मतलब लेन देन का या कुछ भी मत करो, जो भी बन सके खुद कर दो, लेकिन करना मत, क्योंकि रिश्तेदारी जो फिर बिगड़ जाती है फिर वो कभी नहीं मिल पाती, ना वो प्यार मिलता। इसलिए मैं हमेशा यही सिखाती थी, और यहीं आकर बस एक यही सबसे बड़ा इसने गलत कर दिया। कोई बात लेकिन उस बहू को आने के बाद मैं वो सब भूल गई हूँ। वैसे बहुत अच्छा है, सब प्यार भाव है, बस मुझे यही है, बस मेरा बेटा ऐसा ही बना रहे और सबकी सेवा करता रहे। बिल्कुल सविता जी, ये देखिए आप सभी में इतना प्यार बना हुआ है, रिश्तेदार तो आज है नहीं है फिर आपके पास आ जाएंगे, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो बहू है वो आपको बहुत अच्छी मिली, है ना। हाँ जी। तो अब मैं आपसे सविता जी एक बात जानना चाहती हूँ, जैसे आपका बेटा आशु पंडित आज पंडित आशुतोष पाठक के नाम से जाना जाता है, तो आपको कैसा लगता है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे अपने बेटे पे इस बात पे तो बहुत ही गर्व भी होता है। और मैं सबसे कहती हूँ मेरे बड़ों के संस्कार, मेरे संस्कार और मेरे बड़ों का आशीर्वाद है जो हमारे साथ है हमेशा। और इसे भी यही हमेशा समझाया, सबके को झुककर जरा वो काम किया करो, उससे आशीर्वाद भी मिलता है और बड़ों का सम्मान होता है। तो उससे जितना भी करोगे उतना ही तुम्हें आशीर्वाद आगे तुम्हें मिलेगा और तुम आगे बढ़ पाओगे। ये तो मुझे है जी। सविता जी, जैसे आज हमारे दर्शक आपसे इस बात को भी जानना चाहते हैं कि आपके बेटे आशु ने जहां बिजनेस में कामयाबी हासिल करी, वहीं आज वो राजनीति के क्षेत्र में भी एक शिखर पर चढ़ना चाहते हैं। हाँ जी। तो अब आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? हाँ, मेरे को पूरा विश्वास भी है अपने भगवान पर भी, अपने बड़ों के आशीर्वाद पर भी और अपने बेटे पर भी, कि जो इसने राजनीति में कदम उठाया है तो ये भी पूरा करेगा और अच्छा करेगा, सबके लिए अच्छा ही बनकर रहेगा। सविता जी, आप अपने जीवन के अनुभव से क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को, जिससे कि उन्हें भी एक आशुतोष पाठक जैसे युवा मिले? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि ऐसे सभी बच्चों को भी संस्कार मिले और सब बच्चे ऐसे ही मेरे बेटे की तरह आगे बढ़ें। और सब माँओं को, ये सब माँ के ऊपर होता है, तो माँओं को अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छे वो देने चाहिए, जिससे बच्चे आगे बढ़ें
और हर माँ को मेरी तरह ही सविता पाठक की तरह बनना चाहिए, और ऐसे ही फिर उनके बेटे भी आशुतोष पंडित और पाठक की तरह बनेंगे। बस मुझे यही ही सबसे बड़ा अपने बच्चे पर गर्व है। दर्शकों, आज आपने लाइफ विद मधु शो में एक माँ के संघर्ष की कहानी सुनी, और जब एक स्त्री और एक माँ दृढ़ संकल्प कर लेती है तो वह सब कुछ कर सकती है। वह स्वयं को भी साबित करती है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों के निर्माण में हो। माँ ही होती है। क्योंकि चाहे देख लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गीय माँ हीराबाई हो, या फिर देश के चर्चित राहुल गांधी कुलदीपक जो हैं उनकी माँ हो, और ऐसे में एक स्त्री अपने आप को साबित करती है कि वही जीवन की आत्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद, और लाइफ विद मधु शो में फिर आपके लिए एक खास हस्ती के साथ मुलाकात होगी। सविता पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।